वेलकम टू सुपरवाइज अकेडमी। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, और हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? चैप्टर नंबर 1, शेयर होल्डर्स, डेमोक्रेसी एंड कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। इस चैप्टर में हमने अब तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। मेजॉरिटी राइट्स, शेयर होल्डर्स, डेमोक्रेसी क्या है, माइनॉरिटी के क्या रूल्स है, क्या उनके राइट्स हैं माइनॉरिटी के। तो उसके बाद हमारा आता है कॉन्सेप्ट नंबर 4, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 4 और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले तक हमने लास्ट लेक्चर्स में किया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखो। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, सेक्शन 56। जैसे कि आप देख रहे हो, सेक्शन 56 डील करता है दो चीजों के साथ, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ट्रांसफर क्या है, ट्रांसमिशन क्या, और ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि ट्रांसफर क्या है और ट्रांसमिशन क्या है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर सीइंग द टॉपिक। ठीक है, ट्रांसफर क्या है वो हम देखते हैं। ट्रांसफर is an act by the parties of the law by which the title to the property is conveyed from one person to another। देखो, ये कोई भी ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जिससे कि जो टाइटल है वो ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन पार्टी टू द अदर। लेकिन ट्रांसमिशन में डिफरेंस है। दिस इज ओनली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे कि अगर किसी एक्स की डेथ हो गई तो उसकी प्रॉपर्टी वाई को ट्रांसमिट हो जाती है। तो यहाँ पर शेयर्स की बात की गई है, तो हम इसे शेयर्स के टर्म्स में समझेंगे कि अगर एक्स के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स थे तो वो अब एक्स के पास से ट्रांसफर होकर किसके पास चले जाएंगे, वाई के पास। और ये ऑपरेशन ऑफ लॉ है, मतलब ये ऑटोमेटिकली हो जाता है ऑन द डेथ ऑफ एक्स। देखो, इट मे बी बाय सक्सेशन और बाय एनी टेस्टामेंट्री ट्रांसफर। आप टेस्टामेंट्री नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा ग्रुप 1 में ड्राफ्टिंग में। तो उसमें हमने पूरा डिटेल में समझा है कि टेस्टामेंट्री क्या है, नॉन टेस्टामेंट्री क्या है। तो अभी हम सीधे अपने यहाँ के कॉन्सेप्ट पे ही स्टिक करेंगे। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो ये हमने देख लिया। इट इज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है, क्योंकि जो कि ट्रांसफर होता है वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम होता है, लेकिन ट्रांसमिशन आफ्टर, मतलब डेथ। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था कि एक्स की डेथ के बाद ही वाई को मिला, लेकिन इसमें इंटरव्यूअर्स ट्रांसफर होता है। इंटरव्यूअर्स आपने समझा होगा, इंटरव्यूअर्स आपने पढ़ा भी होगा। ये फिर हम ड्राफ्टिंग का ही कॉन्सेप्ट है। इंटरव्यूअर्स मतलब बिटवीन टू लिविंग बींग्स। इस केस में क्या होता है कि जो दो पर्सन्स होते हैं ना, अलाइव पर्सन्स, उनके बीच में ही ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये एक्स की चीज़ वाई के पास ट्रांसफ़र होती है। लेकिन ट्रांसमिशन होता है विदाउट एक्स, मतलब एक्स इज नो मोर अलाइव, तो उसके बाद उसकी चीज़ वाई को ट्रांसफ़र हो जाती है। इट इज़ सेपरेट फ्रॉम टेस्टामेंट्री ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेयर द प्रॉपर्टी पासिस ऑन डेथ। देखो, ये तो हमने एक बार में पढ़ लिया कि ट्रांसफ़र क्या है और ट्रांसमिशन क्या है। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा एग्जाम में अगर पूछा जाए तो, कि ट्रांसफ़र क्या है और ट्रांसमिशन क्या है। और इसमें बहुत सारे बच्चे अटकते भी हैं। तो और इसका सेक्शन कौन सा है, 56। सेक्शन 56 में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और पॉइंट्स देखेंगे, और आप सबको ये बताना चाहूँगी कि ये डिफरेंस आपको आया कहाँ से। ये इस केस लॉ से आया। ये डिफरेंस अगर जब आप ये केस लॉ पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस आया कहाँ से। दिस इज डिफाइंड बाय द कोर्ट जजमेंट इन हेमेंद्र प्रसाद बरुआ वर्सेस बहादुर टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो इसको एक बार रेफर कर लेना, गूगल कर लेना, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये सब तो हमने देख लिया। अब इसको, ये फर्स्ट पॉइंट दैट इज 56 सबसेक्शन 1 को समझने के लिए वो भी मैंने एक चार्ट बनाया है आप सबके लिए। ये है, देखो, अ कंपनी शिल नॉट ट्रांसफर इट्स सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट। सिक्योरिटीज कब आएगी, जब कंपनी के पास शेयर कैपिटल, और इंटरेस्ट कब आता है, जब कंपनी इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। इन दोनों केसेस में ट्रांसफर कंपनी अलाउ नहीं करेगी जब तक, मतलब इस केस में वो कर देगी, नेगेटिव का नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, दैट इज इस केस में वो अलाउ करेगी
और किस केस में, जब वो ड्यूली स्टैम्प्ड है, डेटेड है एंड एग्जीक्यूटेड है, और कितने दिन, इसका भी तो टाइम लिमिट होना चाहिए ना। तो दैट इज 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब अगर आप आज के डेट में, दैट इज 06/2020, तो आपको 60 डेज मतलब 5/8/2020 को 60 डेज कंप्लीट हो रहा है, और उस दिन तक आपको ये चीज़ कंपनी को डिलीवर कर देनी है, तब भी आपका जो ट्रांसफ़र है उसको वैलिड माना जाएगा बाय द कंपनी। ठीक है, देखते हैं आगे। और एक और चीज़ है कि अगर आपकी शेयर्स डीमैट फॉर्म में है तो ये प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। इट विल बी अलाउड, क्योंकि उसमें देखो स्टैंपिंग और डेटेड एंड एग्जीक्यूटेड का झंझट नहीं होता, उसमें वो टेंशन नहीं होती। Provided that where the instrument of transfer has been lost or the transfer has not been delivered within the prescribed time, the company may register the transfer on such terms as to indemnity as the board meeting। मतलब बोर्ड का डिसीजन फाइन मिलेगा। ठीक है, nothing in this subsection 1 shall prejudice the power of the company to register on receipt of intimation of transmission of any। मतलब ये जो ट्रांसफ़र का प्रोविज़न था वो ट्रांसमिशन, यहाँ ट्रांसमिशन की बात की गई है और फर्स्ट केस में ट्रांसफ़र की बात की गई। तो ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन के प्रोविजंस अलग है। पहला है ऑब्लिगेशन, देखो इसमें क्या था थर्ड वाले प्रोविजन में, उसमें एक सेकंड, थर्ड वाले प्रोविजन में बात की गई है कि जहाँ एप्लीकेशन इज मेड बाय ए सिंगल पार्टी, मतलब ट्रांसफरर ने एप्लीकेशन किया था अलोन, और वो किस शेयर्स के बारे में बात की जा रही है, पार्टली पेड अप। अगर फुल्ली पेड अप है तो ये इसमें नहीं आएगा, पार्टली पेड अप है तब आएगा, और ट्रांसफर ने अकेले ही एप्लीकेशन किया है। और यहाँ फॉर्म कौन सा आएगा, SH5। जब यहाँ पे बात होती है तो वहाँ पे कंपनी, जो कंपनी है, जब कंपनी के पास ये एप्लीकेशन आता है तो कंपनी उस पर्सन जिसको हम, जो वो पर्सन बायर है, मतलब जो जिसने वो सेल, जो वो परचेज कर रहा है, उससे एनओसी लेगी कि आपको ये, मतलब ये बेसिकली एनओसी इसलिए लिया जाता है ना कि वो इस बारे में अवेयर है कि नहीं कि ये शेयर्स पार्टली पेड अप है। क्योंकि अगर फ्यूचर में कंपनी अगर कॉल करेगी तो वाई को ये परचेज, जब जिसने वाई ने परचेज किया उसको ये पेमेंट करना पड़ेगा। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि आपको ये बात पता है भी या नहीं, जो कंपनी है वो वाई से एनओसी लेगी। ठीक है, यही चीज़ यहाँ बात की गई है, और यहाँ टाइम लिमिट भी दिया गया है कि कितने दिन में एनओसी लेना है, और वो टाइम लिमिट है 2 वीक्स। ठीक है, एनओसी लेना है विद इन 2 वीक्स ऑफ द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ नोटिस। ये चीज़ को हम, यहाँ एक चार्ट है आप सभी के लिए, यहाँ क्या लिखा गया है कि एवरी कंपनी शैल अनलेस प्रोहिबिटेड बाय द प्रोविजन ऑफ लॉ और एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी डिलीवर द सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल सिक्योरिटीज अलॉटेड, ट्रांसफर, ट्रांसमिटेड। मतलब कितने दिन में आपको ये सिक्योरिटीज मिल जानी चाहिए, जो सिक्योरिटीज का सर्टिफिकेट है, और उसके लिए एक प्रॉपर चार्ट बना हुआ है। पहला केस है जहाँ पर फर्स्ट, जो ये फर्स्ट सब्सक्राइबर्स होते हैं एमओए के, उनको 2 महीने में के अंदर मिल जाना चाहिए शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी बनी उसके 2 महीने के अंदर ये शेयर्स मिल जाने चाहिए। देखिए अगर ये अलॉटमेंट है, मतलब बाद में कभी जब सब्सक्राइबर्स के अलावा यहाँ बात की गई है, उनको अगर देना हो तो फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट, मतलब जैसे आप और हम, जब एक कंपनी बनी हुई है जैसे रिलायंस, उनके शेयर्स हम लेते हैं तो हमको 2 महीने में शेयर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। और ये फॉर्म शेयर सर्टिफिकेट का कौन सा होगा, शेयर SH1। और थर्ड केस में है डेट ऑफ रिसीट बाय कंपनी। इस केस में किसकी बात की है, अगर ट्रांसमिशन का केस है तो उसमें 1 महीने के अंदर कंपनी के पास जब वो एप्लीकेशन आते हैं ना, उसके बाद कंपनी 1 महीने में शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगी, और शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म यहाँ पे कौन सा जाएगा, SH4। फोर्थ पॉइंट इज डेट ऑफ अलॉटमेंट इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ बस सिंपली डिबेंचर्स का केस है, यही केस है, लेकिन यहाँ डिबेंचर्स है तो उसमें 6 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया गया है, तो ये आप पढ़ लेना। लेकिन अगर वो डीमैट फॉर्म में तो वो तो ऑटोमेटिकली चला जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी और एनी अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी डिसीज्ड पर्सन इन कंपनी मेड बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव shall even if the legal representative is not इस केस में ये बात कही जा रही है कि अगर आपका
लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जो शेयर्स आ रहे थे ट्रांसमिशन से, उसने अभी तक उसका नाम आया नहीं है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। तो इस पे अगर वो जो शेयर्स उसके पास आए, क्या वो उस दौरान जब तक उसका नाम उस रजिस्टर में नहीं है, तो क्या वो ट्रांसफ़र आगे कर सकता है? तो इस केस में हाँ, ये परमिशन दी गई है और इसे वैलिड माना जाएगा कि जब तक उसका जो नाम नहीं आता, तब तक अगर उस दौरान वो ट्रांसफ़र कर देता है, तब भी वो चीज़ वैलिड मानी जाएगी और वो ट्रांसफ़र सही होगा। नेक्स्ट है पेनल्टी प्रोविजंस है कि 25,000 का पेनल्टी लगेगा, अगर 25,000 से 5 लाख का पेनल्टी लगेगा अगर कंपनी है तो, और ऑफिसर है, ऑफिसर के केस में इट इज़ 10K to 1 lakh, ठीक, without prejudice to any liability under the Depositories Act, where any depository or depository participant with an intention to defraud has transferred shares, it shall be liable under section 447. Depositories मतलब जो पर्सन डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी CDSL NSDL, उस पर 447 लग जाएगा। यहाँ अगर आपकी एक शेयर होल्डर के पर्सोनेशन, मतलब आप शेयर होल्डर नहीं हो फिर भी आप ऐसे दिखा रहे हो, इम्पर्सोनेट कर रहे हो कि आप उस सिक्योरिटी या उस इंटरेस्ट, सिक्योरिटी जहाँ शेयर कैपिटल है, इंटरेस्ट जहाँ शेयर कैपिटल नहीं है, उसके मैं ओनर हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि आप पे जुर्माना लग सकता है 1 साल से 3 साल का और 1 लाख से 5 लाख का। ठीक है, रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल सेक्शन 58, इसको हम रेफर करेंगे चार्ट में, तो आप इस चार्ट को नोट कर लेना, लेकिन नोट करने से पहले इसे सब समझ लो। पहला केस है प्राइवेट कंपनी के, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पब्लिक कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी में यहाँ क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है ना, और सेक्शन जो डील करते हैं वो है 51 का 58 सेक्शन का क्लॉज सब सेक्शन 1 और 3। यहाँ रिफ्यूज़ कर देता है प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स जो हमने ट्रांसफ़र करने थे, ट्रांसमिशन करने थे, उसमें कंपनी रिफ्यूज़ करता है, तब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। पहले तो हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र डीड इन फॉर्म SH4 और शेयर सर्टिफिकेट इन फॉर्म SH4, सॉरी इन फॉर्म SH1, यहाँ गलती है, SH1 में हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा कंपनी के पास। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हमें 30 दिन तक रुकना पड़ेगा फॉर द कंपनी कि वो हमें रिस्पॉन्ड करे, कम्युनिकेट करे कि उसने अगर रिफ्यूज़ कर दिया है तो क्यों किया है, उसका रीज़न्स, इसमें प्लस रीज़न्स भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप तभी ना अपील में जा सकते हो किस रीज़न पे हमें ये रिफ्यूजल को ये शेयर ट्रांसमिशन को रजिस्टर या ट्रांसफ़र को रजिस्टर करने के लिए मना किया गया है। तो आपके पास 30 दिन है, 30 दिन जब ख़त्म हो जाते हैं तो और आपके पास कोई भी रिप्लाई नहीं आता कंपनी के बाद, तो आप सीधे NCLT जा सकते हो, और इस केस में है, और यहाँ से आपके पास इन टोटल 60 डेज़ है। मतलब आप समझो कि अगर आपके पास रिफ्यूज़ल, ये कंपनी का रिफ्यूज़ल 10 दिन के अंदर ही आ गया, तब आपके पास वहाँ से 30 डेज़ है कि आप वहाँ से NCLT को अप्रोच कर सको 40 डेज़ के अंदर आप। तो और यहाँ से टोटल मैक्सिमम, मतलब इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, आपके पास मैक्सिमम 60 डेज़ है NCLT को अप्रोच करने का, इफ़ कंपनी अगर रिस्पॉन्ड नहीं करती है। और दूसरा केस है पब्लिक कंपनी का। पब्लिक कंपनी में भी सेम ही है, बस एक डिफरेंस है सेक्शन का 58 क्लॉज 4 60 डेज़, और एक और डिफरेंस है कि यहाँ पे 60 डेज़ आपको दिए जाते हैं फ्रॉम डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रीज़न बाय द कंपनी। वहाँ से आप 60 डेज़ के अंदर NCLT को अप्रोच कर सकते हो अलॉन्ग विथ रीजंस, ठीक है, अपील कर सकते हो। और यहाँ पे आपके पास टोटल डेज़ है 60 + 30 दैट इज़ 90 डेज़। तो ये हो गया। अब हम अपने मेन प्रोविजंस की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। और ट्रिब्यूनल क्या क्या ऑर्डर दे सकती है, या तो वो डायरेक्ट कर सकती है कंपनी को कि आपने गलत किया है और आप उसको रजिस्टर करो, ठीक है, या फिर कोई गलती थी तो उसको रेक्टिफाई करो, मतलब उसने गलत नाम रख दिया था, पहले तो नाम ही नहीं लिखा था, तो उसमें उस केस में उसने ट्रिब्यूनल क्या कहता है कि आप रजिस्टर करो। लेकिन इस केस में क्या कहता है रेक्टिफिकेशन में, मतलब नाम तो एंटर किया था लेकिन गलत नाम एंटर किया था, तो आप उसको रेक्टिफाई करो और जो भी डैमेजेस आपकी वजह से जो अग्रीव्ड पार्टी है उसको पे ऑफ करो।
ये हो गया। फिर हम मूव करते हैं सेक्शन 59 की तरफ। 59 क्या कहता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। और आपके लिए ये सब चार्ट्स मैंने बना के रखे। अगर आपने वो लास्ट वाला चार्ट नहीं लिखा है तो आप लिख लेना, मैं उसके लिए टाइम दे दूंगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ये है सेक्शन 59। इसमें क्या कहता है? या तो एंटर किया गया या छोड़ दिया गया, एंटर ही नहीं किया गया, या फालतू का डिले हुआ। मतलब करना तो आपको 2 दिन में था, लेकिन आप बेकार में ही 10 दिन तक उस काम को खींच रहे हो, जिसकी वजह से, इन सब कामों की वजह से, या तो आप मेंबर बने या फिर आपका मेंबर से नाम हटा दिया गया, तो कंपनी या फिर मेंबर दोनों में से कोई भी अपील कर सकता है। किसको अपील कर सकता है? ट्रिब्यूनल को। या फिर अगर बाहर के मेंबर्स है तो वो बाहर के कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और ट्रिब्यूनल क्या क्या ऑर्डर कर सकता है? अगर उसे लगता है कि ये गलत था तो वो डिसमिस कर सकता है। अगर उसको लगता था ये सही था तो वो बोलेगा कंपनी भाई साहब आप इसे तुरंत रजिस्टर करो, ठीक है, डायरेक्ट द ट्रांसफर और ट्रांसमिशन टू बी रजिस्टर्ड। और टाइम कितना दिया गया? 10 दिन के अंदर। देखो ये सब चार्ट से आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगे, ये एक फ्लो। ये भी हमने देख लिया है 10 दिन के अंदर। मतलब आपको वोटिंग राइट्स आपके सस्पेंड नहीं होते। ये सब जो भी ड्रामा चल रहा है उन सब के बीच में आपका वोटिंग राइट्स तो रहेगा। और अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो यू विल बी पनिशेबल। कंपनी होगी तो 1 लाख से 5 लाख रुपए तक, क्योंकि वो इम्प्रिजनमेंट कंपनी नहीं हो सकती, ऑफिसर की हो सकती है। तो यहाँ ऑफिसर को इम्प्रिजन करने की बात की गई है 1 साल तक, और 1 साल से 3 लाख, 1 लाख से 3 लाख तक की फाइन लगाई जा सकती है। और ये आपका स्टडी मटेरियल ही है, तो आई होप सो आपको डिफ़िकल्टी अब नहीं होगा समझने में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल विथहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी। इस केस में क्या कहा गया है कि आप अगर गलत तरीके से उस जो प्रॉपर्टी थी कंपनी की प्रॉपर्टी, उसको आप उसकी पोजेशन ले लेते हो, मतलब आप उसमें रहने लगते हो या फिर कुछ कर, मतलब आप बेसिकली पोजेशन ले लेते हो, यूज़ करने लगते हो अपने पर्पस के लिए। या फिर आप उसे, आपको पता था कि ये गलत है और ये कंपनी की प्रॉपर्टी है, फिर भी आप उसे गलत ढंग से यूज़ करते हो। यहाँ गलत यूज़ की बात की गई है और यहाँ पोजेशन की बात की गई, मतलब आपने उसे रख लिया, चाहे वो गलत यूज़ ना भी हो, लेकिन आपने उसे रखा क्यों जब ये कंपनी की प्रॉपर्टी। और इसमें आपने रखा है और उसको गलत तरीके से भी यूज़ कर रहे हो, तब आपकी फाइन लगेगी 1 लाख से 5 लाख तक, और इम्प्रिजनमेंट होगा 2 साल तक। और ये हम करेंगे क्लास एक्शन सूट नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे मैं इसके बाद ही लेक्चर को रिकॉर्ड करने वाली हूँ। ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस, बाय बाय।